Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th May 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about Golak Nath case. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. देखिए ये जो आर्टिकल है रिगार्डिंग गोलकनाथ केस इट हैज़ बीन ब्रॉट बाय द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर इन लाइन विथ इट्स सीरीज जिसका नाम है रीसेपिंग द रिपब्लिक केस बाय लैंडमार्क केस। इस सीरीज़ के अंतर्गत इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर टाइम टू टाइम वो इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स कवर किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जिसने भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को सेप किया है। और इस सीरीज के अंतर्गत हमने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कवर किए हैं वो हैं चंपाकांत दुराई राजन केस, अनवर अली केस, नरसू अप्पा माली केस, हनीफ कुरैशी केस, केदारनाथ सिंह केस, सज्जन सिंह केस एंड टुडे विल बी टेकिंग अप गोलकनाथ केस। तो जब ये तमाम कम से कम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाला जो केस है केशवनंद भारती जजमेंट यहाँ तक जब कवर हो जाएगा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में तो उसको कंपाइल करके मैं आपको मेंस के दौरान प्रोवाइड कराऊंगा एक अलग से पॉलिटी का कंटेंट विच विल बी वेरी हेल्पफुल व्हाइल राइटिंग एन आंसर। गोलकनाथ केस के बारे में देखते हैं इस करंट डिस्कशन में। देखिए द केस बिलोंग्स टू गोलकनाथ फैमिली वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ फैमिली वेर डिसेंडेंट ऑफ हेनरी गोलकनाथ अ क्रिश्चियन मिशनरी और इस फैमिली ने अपने लगभग 500 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड पे इन जलंधर पंजाब वहाँ पे एक क्रिश्चियन चर्च बनाया था। बट अंडर द लैंड रिफॉर्म लॉज द पंजाब गवर्नमेंट वांटेड टू अक्वायर द पार्ट ऑफ द फैमिली लैंड। तो आपको पता है कि 1950 में जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से लैंड रिफॉर्म कानून लाए गए अलग अलग स्टेट्स में इन ऑर्डर टू मेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ताकि जो लैंडलेस वर्कर्स हैं उनको कुछ ज़मीनें मिल पाएँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ पे वो खेती करेंगे तो पॉवर्टी थोड़ी सी रिड्यूस होगी प्लस देश के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ेगा तो जो फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है भारत में वो थोड़ी सी डील हो पाएगी। तो गाइडेड बाय दिस गोल लैंड रिफॉर्म लॉज वेयर ब्रॉट इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स। अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने लैंड रिफॉर्म्स लॉ लाया और कहीं ना कहीं इसमें भारत सरकार का भी सपोर्ट था स्टेट गवर्नमेंट्स को क्योंकि भारत सरकार भी चाहती थी कि लैंड रिफॉर्म्स आए और इस कारण से अमेंडमेंट किया गया था संविधान में क्योंकि लैंड रिफॉर्म कानून लाने में सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था आर्टिकल 19(1)(f। इसके अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट। अब तो इसको हटा दिया गया है, इट इज नो लॉन्गर राइट प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल राइट, इट हैज बीन मूव टू आर्टिकल 300। तो इट इज जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। बट दोज डेज इट वाज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(f। और इस कारण से इट दिस राइट टू प्रॉपर्टी यूज्ड टू बी एन ऑब्स्ट्रक्शन इन लैंड रिफॉर्म लॉज। तो भारत सरकार ने क्या किया था, संविधान में अमेंडमेंट करके 9 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया था और 9 शेड्यूल के अंतर्गत अगर किसी भी लॉ को प्लेस कर दिया जाता तो इट कुड नॉट बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट इट इज वायलेटिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ऐसे प्रोविजंस बनाए थे भारत सरकार ने। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स वेयर वर्किंग हैंड इन ऑर्डर टू ब्रिंग लैंड रिफॉर्म्स इन द कंट्री ताकि जो डुअल प्रॉब्लम है पॉवर्टी का एंड फूड इनसिक्योरिटी का उसको डील किया जा सके। इसी कानून के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लैंड रिफॉर्म्स लॉज लेकर के आई एंड दोज लॉज वे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू बिकॉज दे वेर पुट अंडर 9th शेड्यूल। इस कारण से द गोलकनाथ फैमिली was about to lose a large part of their agricultural land in जलंधर पंजाब। और यही कारण है कि फिर गोलकनाथ फैमिली ने एक रिट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि दीज अमेंडमेंट्स, फर्स्ट अमेंडमेंट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951, फोर्थ अमेंडमेंट इन 1955 एंड 17th अमेंडमेंट इन 1964, these amendments to the Indian Constitution have taken away their one of the fundamental right, that is right to property under Article 19(1)(f), and thus the family demanded that these amendments should be declared unconstitutional. All the three amendments curtailed right to property
एंड दे ऑल्सो रिमूव्ड स्कोप फॉर जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ था कि इफ एनी लॉ is put under ninth schedule, then it will not be questioned in a court of law that it is violating any of the fundamental right. तो ये सब तो आप बेसिक पॉलिटी की क्लास में पढ़ते ही हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या था, फोर्थ में क्या था, या 17th अमेंडमेंट में क्या था. पॉइंट इज कि नाइन्थ शेड्यूल के अंतर्गत फिर किसी भी कानून को प्रोटेक्शन दिया जा सकता था फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, इवन इफ दिस लॉ वाज वायलेटिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, स्पेशली राइट टू प्रॉपर्टी. तो फिर जब गोलकनाथ फैमिली ने केस रजिस्टर किया सुप्रीम कोर्ट में, विच इज नोन एज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, तो उसमें मेनली जो क्वेश्चन था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन था. सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ही रेज किए जाते हैं. एंड द क्वेश्चन वाज कि कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या पार्लियामेंट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है या नहीं, क्योंकि उन्होंने कई सारे सक्सेसिव अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कर दिए थे. इसमें उन्होंने पार्ट 3 के भी कुछ प्रोविजंस में बदलाव किया था. एंड दे हैड टेकन अवे अब्रीज्ड. इनफैक्ट कल भी जो यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर आया उसमें एक क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनेंस की कैन इट अब्रीज फंडामेंटल राइट, कैन इट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स. तो मेन प्रश्न यहाँ पे यही था कि क्या पार्लियामेंट कानून ला करके, इवन इफ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ ला करके क्या वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है यूजिंग इट्स पावर गिवन अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और सुप्रीम कोर्ट की 11 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स अंडर पावर गिवन टू इट इन आर्टिकल 368. सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक नया डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस किया था इसमें, द डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर मतलब टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स स्पेसिफिक प्रोविजंस डज नॉट लाई विद द पार्लियामेंट. तो बेसिकली अगर संविधान के इंपॉर्टेंट प्रोविजन जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को बदलना है तो उसके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लानी होगी. कहीं ना कहीं दिस जजमेंट इन गोलकनाथ केस रिवर्स द अर्लियर रूलिंग. जो मैंने आपको सज्जन सिंह केस पढ़ाया था 7 मई को, वहां पे मैंने बताया था कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया था कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट. बट दिस गोलकनाथ जजमेंट रिवर्स्ड अर्लियर रूलिंग्स. And Golaknath judgment was very, very harsh. It put a lot of restriction on parliament power to bring law. तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं ये गोलकनाथ जजमेंट वाज कर्टेलिंग. और पार्लियामेंट्री इंडिपेंडेंस को अगर कर्टेल कर रहे हैं तो इट वुड गो अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनी पॉलिटिकल सिस्टम, कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर कानून बना ही नहीं सकते, वो उनके ऊपर संविधान विल बी पुट एज अ ब्लैंकेट कवर. संविधान को वो बदल ही नहीं पाएंगे, संविधान को बदलने के लिए देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कहीं ना कहीं गोलकनाथ जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव था विथ रिस्पेक्ट टू पावर अवेलेबल टू द पार्लियामेंट, हाउ पावर रिगार्डिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट. कहीं ना कहीं इट रिस्ट्रिक्टेड पार्लियामेंट्री पावर टू अ ग्रेट एक्सटेंट. और ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहा था. हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने चुन के उनको भेजा है, तो हमारे ऊपर किसी भी लॉ को क्यों फोर्सफुली इम्पोज किया जाए. इफ कंट्री इंडिया के सिटीजन्स चाहें तो उनके पास अधिकार होना चाहिए कि वो संविधान के किसी भी मुद्दे को चेंज करवा पाए. ऑफ कोर्स नॉट बाय ब्रूट फोर्स या मेजोरिटेरियनिज्म, बट थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन through their representatives in the parliament or and following the due process. But article 368 के अंतर्गत भी पार्लियामेंट के पास पावर नहीं होगा टू अमेंड द फंडामेंटल राइट. ऐसा जजमेंट दे करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था पार्लियामेंट के ऊपर. एंड दिस वाज द टाइम व्हेन टसल वाज गोइंग ऑन बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव्स. और यही कारण है कि इधर पार्लियामेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया अंडर गोलकनाथ जजमेंट, और फिर इंदिरा गांधी की सरकार इट वाज टेकिंग द जुडिशियरी हेड ऑन. इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में देयर वाज अ ह्यूज टसल गोइंग ऑन बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशियरी. तो इंदिरा गांधी की सरकार ने 24th अमेंडमेंट पास किया टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1971, और वहां पे उन्होंने
ऐसे प्रोविजंस ऐड किए इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ विच गेव पार्लियामेंट पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। तो कहीं ना कहीं एक टग ऑफ वॉर चल रहा था। जुडिशरी कह रही थी कि तुम फंडामेंटल राइट को टच भी नहीं कर सकते, इट इज सैक्रोसैंक्ट, और 24th अमेंडमेंट करके executives through their legislative power we are trying to insert in the constitution itself कि we can amend any part of the constitution including fundamental right। तो ये जो टग ऑफ वॉर चल रहा था, दोनों अपने अपने डायरेक्शन में पावर को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे। इसका एक बैलेंस सॉल्यूशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने इन केस ऑफ नंद भारती जजमेंट 1973, जहां पे उन्होंने डॉक्ट्रिन ले डाउन किया बेसिक स्ट्रक्चर का कि द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट इट कैन नॉट ऑल्टर basic structure of the Indian Constitution, and which provisions of the Indian Constitution will be considered as basic structure has been laid down by the Supreme Court in successive judgments। तो इस तरीके से एक बैलेंस्ड ग्राउंड को हिट करने की कोशिश की गई इन केशवनंद भारती जजमेंट, एंड दैट इज वाई केशवनंद भारती जजमेंट के लिए हमेशा शब्द इस्तेमाल किया जाता है लैंडमार्क जजमेंट, क्योंकि उसके बाद से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक बैलेंस्ड सॉल्यूशन आ गया है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी दोनों को साथ ही साथ बैलेंस किया जा रहा है, प्लस जुडिशियल इंडिपेंडेंस, तीनों को बैलेंस करने की कोशिश की गई इन केशवनंद भारती जजमेंट। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के पावर के बारे में रिगार्डिंग पार्लियामेंट, और गोलकनाथ केस और केशवनंद भारती जजमेंट क्या था और उसका क्या आज के टाइम में इम्प्लीकेशंस हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सिंपल सा प्रश्न है, 10 मार्कर का 150 वर्ड्स में, तो बेसिक बातें बताते जाइए एंड यू कैन कंक्लूड कि द केशवनंद भारती जजमेंट प्रोवाइडेड अ बैलेंस्ड सॉल्यूशन। Next topic is about 10th meeting of the Governing Council of Niti Aayog, important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view। नीति आयोग को लाया गया था ऑन 1 जनवरी 2015 इन ऑर्डर टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। तो 12th प्लानिंग कमीशन जब 2017 में खत्म हुआ तो उसके बाद से इसको रिन्यू नहीं किया गया प्लानिंग कमीशन के कॉन्सेप्ट को, और अब प्लानिंग कमीशन के जो मोटे मोटे काम हैं दैट वेर गिवन टू नीति आयोग। बट नीति आयोग वाज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सो इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसके लिए कोई कानून नहीं है। नीति आयोग इज ए गवर्नमेंट थिंक टैंक, मतलब इनका काम है सरकार के लिए एडवाइस देना, सो इट्स अ पॉलिसी एडवाइजरी बॉडी। नीति आयोग का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हु इज चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। देन देयर इज अ वाइस चेयरपर्सन टू नीति आयोग इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। और नीति आयोग की जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है वो होती है गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल के अंदर प्राइम मिनिस्टर तो होते ही हैं चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन भी एक होते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा गवर्निंग काउंसिल में ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट, और यहाँ पे मेनली अलग अलग एरियाज पे डिस्कशन किया जाता है विच आर चैलेंजिंग या प्रेसिंग इशूज फॉर इंडिया एज ए कंट्री, एंड दैट इज वाई गवर्निंग काउंसिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। और यहीं पे नीति आयोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंडेट है, यानी कि नीति आयोग के जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो पूरा करने की कोशिश की जाती है, दैट इज टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। उसके अलावा रीजनल काउंसिल्स भी बैठाए जाते हैं टाइम टू टाइम कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उसके लिए रीजनल काउंसिल्स होंगी जहां पे प्रधानमंत्री जी होंगे प्लस उस एरिया के चीफ मिनिस्टर्स होंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे जहां पे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। देन देयर आर एडहॉक मेंबर्स, 2 members in ex officio capacity from leading research institutions are also there, जैसे इसरो के मेंबर्स को बुला लिया, DRDO के मेंबर को बुला लिया। अगर कोई ऐसी मीटिंग हो रही है जहाँ पे टेक्निकल इनपुट की जरूरत है तो इस तरीके से एडहॉक मेंबरशिप का भी प्रोविजन है। एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप में 15 members from Union Council of Ministers can also participate in Niti Aayog membership. Niti Aayog's meeting. There is one CEO also of Niti Aayog appointed by Prime Minister for a fixed tenure and who should be in the rank of Secretary to Government of India. And then there could be special invitees also, experts and specialists from different domains nominated by Prime Minister. आपको बस मेनली याद रखना है कि चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, एज वेल एज CEO होते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय दे आर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओनली, और मेन बॉडी होती है गवर्निंग काउंसिल जिसको टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब करंट न्यूज ये है कि ये जो गवर्निंग काउंसिल बॉडी है इसकी 10th मीटिंग हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेयर की इन न्यू दिल्ली। वहां पे जो इंपॉर्टेंट आइडियाज उन्होंने प्रेजेंट किए इट कुड बी हेल्पफुल, ध्यान से पढ़ लीजिए, मेंस आंसर राइटिंग में
काम आ सकता है। 10th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत के अलग अलग स्टेट्स को, जो भारत ने अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए दुनिया के अलग अलग देशों के साथ, उसका फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। द स्टेट शुड बिकम मोर एंड मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली so that the free trade agreement could be leveraged and more trade of India could be promoted in order to boost Indian economy। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने प्रपोज किया कि स्टेट शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन, मतलब एवरी स्टेट शुड ट्राई टू डेवलप एट लीस्ट वन टूरिस्ट लोकेशन इन देयर respective state which could be boosted as a global destination for tourism। हर स्टेट को कम से कम एक ऐसा लोकेशन तो डेवलप करना ही चाहिए। प्लस अर्बन एंड वर्कफोर्स रिफॉर्म्स, तो अर्बन एरियाज को यानी कि सिटीज को फ्यूचर रेडी बनाना है। आने वाले टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए उससे इंटीग्रेट करना है, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, चाहे सीवेज मैनेजमेंट हो, चाहे हेल्थ सिस्टम हो, उन सब के लिए रेडी रहना है सिटीज़ को। प्लस वर्क फोर्स में मेनली जो रिफॉर्म करना है वो है प्रमोट मोर एंड मोर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो ये 3 एरियाज पे मेनली फोकस करना चाहिए स्टेट्स को, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा इन 10th मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इंडिया इज नाउ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी एज पर नीति आयोग सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो बीवीआर सुब्रमण्यम साहब जो नीति आयोग के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है, ओवरटेकिंग जापान। अब हमसे आगे बस यूएस, चाइना एंड जर्मनी है नाउ इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। आईएमएफ ने भी अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में जो अप्रैल महीने में उसने पब्लिश किया था, उसने कहा था कि इंडिया इज अबाउट टू ओवरटेक जापान इन मिड ऑफ 2025। तो आईएमएफ ने भी ऐसा कहा था कि 2025 के बीच तक में, जून या जुलाई तक में, इंडिया विल ओवरटेक जापान। और सीईओ ऑफ नीति आयोग ने कहा है कि इंडिया हैज ऑलरेडी ओवरटेकन। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो जीडीपी भारत की 2025 में $4.19 ट्रिलियन की हो गई है। नॉमिनल जीडीपी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जीडीपी एट करेंट प्राइसेस 4.19 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, विच इज मार्जिनली हाइयर देन दैट ऑफ जापान। साथ ही साथ भारत का पर कैपिटा इनकम भी डबल हुआ है फ्रॉम 2013-14 टू करेंट टाइम। पर कैपिटा इनकम हैज नाउ गॉन अप टू 2880 यूएस डॉलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएमएफ के अपने ऑफिशियल पेज से इंडिया रिलेटेड डेटा सेट्स को यहाँ पे मैंने डिराइव किया है। भारत का ग्रोथ रेट इस साल लगभग 6.2% के आसपास रहने वाला है एज पर आईएमएफ प्रोजेक्शन। और भारत की इकोनॉमी जो है वो करेंट प्राइसेस पे यानी कि नॉमिनल जीडीपी जो है 4.19 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है, एज वेल एज पर कैपिटा आल्सो हैज डबल्ड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट केव ड्वेलिंग फिश ऑफ मेघालय। इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा न्यूज है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी ने एक न्यू स्पीसीज ऑफ फिश स्किस्टोरा डेंसिक्लावा को डिस्कवर किया इन मेघालय रिसेंटली। इट इज ए केव ड्वेलिंग फिश। ये जो फिश है स्किस्टोरा डेंसिक्लावा, ये मेनली केव में रहना पसंद करती है। इट हैज बीन फाउंड इन प्रेम माओजिम्ब्यूना। इतना नाम इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रखिए। इट हैज बीन फाउंड इन दिस Mojimbun village in limestone cave. This village in Meghalaya is anyway famous for limestone caves. So underwater limestone cave में these fishes have been found. They have been found surrounded by dense underwater forest which is untouched by tourism. अब ये टॉपिक मेनली मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि एक टर्म मैं आपको रटा पाऊँ। यूपीएससी आईपीएससी की आदत है प्रीलिम्स में से छोटे छोटे टर्म से भी वो प्रश्न पूछ लेते हैं। So this particular species which has been newly discovered will be considered as traglophile. ये word ध्यान रखिए। Traglophiles are those organisms who can live both in cave environment as well as outside. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इंटरनेशनल टी डे, वैसे तो ये पिछले वीक का न्यूज है, थोड़ा पुराना न्यूज है, बट आई फेल्ट लाइक इसको कवर कर लेते हैं। कल भी यूपीएससी प्रीलिम्स में सम डे से, इंटरनेशनल डे से रिलेटेड प्रश्न आए थे। ऐसे तो बहुत सारे इंटरनेशनल डे होते हैं बट जितना हो सके उतना कवर करते रहेंगे। तो देखते हैं इंटरनेशनल टी डे 21 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल टी
डे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया था कि 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाए। बाद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2019 में एक्सेप्ट कर लिया कि 21 मई विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल टी डे, और 2020 से इंटरनेशनल टी डे मनाया जा रहा है 21 मई को। टी की अगर बात की जाए तो असम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग रीजन बाय प्रोडक्शन। असम के अंदर अलग अलग तरह के टी ग्रो किए जाते हैं, बट जो इस वैरायटी की टी ग्रो की जाती है उसका नाम है, जो मेन स्पीसीज ऑफ टी ग्रो की जाती है उसका नाम है कैमिला सिनेसिस वैरायटी असामिका। टी की अगर बात की जाए तो इट इज रिच इन बोथ कैफीन एज वेल एज थेनिन विच इज हेल्पफुल इन इंप्रूविंग कॉग्निटिव फंक्शन। असम के अंदर जो टी ग्रो की जाती है उसको मेनली दो क्वालिटीज, दो डेजिग्नेशन दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी। सीटीसी, क्रस टीयर कर्ल टी, तो वो इस तरह के दानेदार होते हैं, जबकि ऑर्थोडॉक्स टी ऐसे पत्तीदार होते हैं, उनको कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स टी। ऑर्थोडॉक्स टी ऑफ असम हैज आल्सो गॉट जीआई टैग। कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टी इन इंडिया की बात की जाए तो 1823 में रॉबर्ट विलियम ब्रूस नाम के एक स्कॉटलैंड बेस्ड ट्रेडर थे। ही केम टू नो अबाउट टी फ्रॉम मनीराम दीवान ऑफ असम। मनीराम दीवान जी के बारे में आप जरूर हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, उन्हीं से रॉबर्ट विलियम ब्रूस को पता चला अबाउट टी, और फिर मनीराम दीवान के साथ मिलकर के ही रॉबर्ट ब्रूस स्टार्टेड कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टी। हुआ क्या था कि मनीराम दीवान इंट्रोड्यूस्ड रॉबर्ट ब्रूस टू सिंगपो चीफ, सिंगपो ट्राइब के चीफ बेसा गुआम से मिलवाया, और उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस केम टू नो अबाउट दिस स्पेसिफिक टी वैरायटी, और उसके बाद से फिर कॉमर्शियल प्रोडक्शन बिगेन इन असम। असम टी कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1839, और एक टी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है असम जोरहट में विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1911, जिसका नाम है टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर बनाया गया 1970 में, 1970 में। इट इज लार्जेस्ट टी ऑक्शन सेंटर इन द वर्ल्ड वॉल्यूम वाइज। नेशनल टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डिफरेंट डे। नेशनल टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 सितंबर। ये बात भी अगर आप याद रख पाएँ तो अच्छा रहेगा। ये टी रिलेटेड जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको आसाम रिलेटेड टॉपिक्स में चिन्मय सर डिटेल में पढ़ाते ही होंगे, यहाँ पे मैंने बस रिवाइज करवा दिया। आपको यूपीएससी एपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये बातें याद रखनी है। 21 में इंटरनेशनल टी डे कब से मनाया जा रहा है? 2019 से। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Central Armed Police Forces are under administrative control of Ministry of Home Affairs. So first statement is wrong. Second statement is correct. Assam Rifle is under dual control. Lender of last resort RBI को इसलिए कहते हैं because it provides liquidity to the banks. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। इसको डेवलप जरूर किया था इस डिपार्टमेंट ने, बट नाउ इट इज नॉट रन बाय दिस डिपार्टमेंट। यहाँ पे हिंट्स दिया हुआ है, जीएम पोर्टल को रन करने के लिए एक अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दी गई है। जूनोटिक डिजीज से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग।